हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की, जिसमें हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न रहेंगे। वो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। अगर दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिससे कि आप उससे डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है इसमें कि भारोत्तोलन प्रतिक्रिया जो प्रतियोगिता होती है, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। जब टाई टाई यानी कि बराबर हो जाती है तो विजेता किसे घोषित करते हैं। जिस प्रतिभागी का भार कम होता है, दोनों ही प्रतियोगियों को विजेता घोषित किया जाता है, या फिर जिस प्रतिभागी का भार अधिक होता है, या फिर अधिक आयु वाले प्रतिभागी को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जिस प्रतिभागी का जो भार कम होता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। यानी भारोत्तोलन प्रतियोगिता जो होती है वेट लिफ्टिंग, इसमें जब मुकाबला टाई हो जाता है, यानी कि जब दो प्रतिभागियों के द्वारा बराबर वजन उठा दिया जाता है, तब उस समय टाई बोला जाता है उस प्रतियोगिता को। तो उस समय फिर किसको विजेता घोषित किया जाता है? उसको घोषित किया जाता है जिसका भार कम होता है, और उसको विजेता घोषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल वृत्ति का एक प्रकार नहीं है? तो 3 इसमें से प्रवाल वृत्ति के प्रकार हैं, जबकि एक उसमें से नहीं है, वो हमें बताना है। फ्रीजिंग प्रवाल वृत्ति, एटोल प्रवाल वृत्ति, वेरियर प्रवाल वृत्ति, या फिर लेगून प्रवाल वृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो लेगून प्रवाल वृत्ति है, ये प्रवाल वृत्ति का एक प्रकार नहीं है, जबकि फ्रीजिंग प्रवाल वृत्ति, एटोल प्रवाल वृत्ति और वेरियर प्रवाल वृत्ति ये सभी प्रवाल वृत्ति के प्रकार होते हैं। लेकिन लेगून क्या होता है? ये एक झील होती है। लेगून क्या होती है? एक झील होती है, न कि प्रवाल वृत्ति होती है। लेगून दोस्तों ये समुद्र के किनारे जो समुद्र से अलग होकर बना हुआ जो भाग होता है, एक उथला हुआ एक जल का भाग होता है, उसको लेगून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 238 में, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर राज्यपाल अपना इस्तीफा देना चाहें तो वो किसको दे सकते हैं? तो वो राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 4, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक जो अभिकार होते हैं वो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, पुनर्स्थापन अभिक्रिया, विरचन अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयले का शुद्धतम रूप बताना है। एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, या फिर बिटुमिन्स। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है वो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सभी जो है ये कोयले के एक प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पिट और विटुमिन्स ये सभी क्या है? जो कोयला होता है उसके प्रकार है। लेकिन इनमें से सबसे जो शुद्ध है, इसमें जो सबसे शुद्ध है, इसमें 95% तक कार्बन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? इसमें 95% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको शुद्ध बोला जाता है। और जो सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा कोयला पाया जाता है? ये बिटुमिन्स
बिटुमिन प्रकार का जो कोयला है ये भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा, ये तत्व होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है N, जबकि आयरन का होता है Fe और ऑक्सीजन का O2, फास्फोरस का P। ठीक है दोस्तों, ये सभी इनके रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होता है। तो किस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होता है? ऑप्शन देखेंगे यहां पर हम। ऑप्शन है अंतःद्रवी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या फिर लाइसोसोम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरू जो वेट होता है उसका विघटन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? तो किसकी सलाह पर यानी किसके परामर्श पर? नेता प्रतिपक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के, विशेषाधिकार समिति के, या फिर निर्वाचन आयोग के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यानी राज्यपाल किसी भी विधानमंडल के सदस्य को जब बर्खास्त कर सकता है जब वह निर्वाचन आयोग से परामर्श ले ले, या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा बताए हुए व्यक्ति को जब अयोग्य माना जाता है तब जाके राज्यपाल उस सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। और ये सभी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये आर्टिकल 192 का फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कब से लागू हुआ था? 2008 से, 2007 से, 2012 से, या फिर 2005 से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2005 से लागू हुआ था। 12 अक्टूबर, कब से? 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार लागू हुआ था। और दोस्तों सूचना का जो अधिकार अधिनियम कब आया था? ये भी 2005 में आया था। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। सूचना का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार भी है। क्या है? एक मौलिक अधिकार भी है। और इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 90 का जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, कालीघाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो एक कला है जिसका नाम है कालीघाट, ये किस क्षेत्र में विकसित हुई थी या उत्पत्ति इसकी हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, बंगाल में, या फिर केरल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल में कालीघाट कला की उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों ये कालीघाट कला क्या है? यह कालीघाट कला का नाम कैसे पड़ा? तो इसका नाम पड़ा था जो पश्चिम बंगाल में एक कालीघाट, क्या नाम है? कालीघाट मंदिर है। कालीघाट मंदिर में इसी चित्रकला का यानी इसी कला का प्रयोग किया गया है जिससे इसका नाम कालीघाट पड़ गया है। इसमें क्या होता है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करने के लिए इस कला का जो उत्पत्ति हुई थी, इस कला की जो उत्पत्ति हुई थी इसीलिए हुई थी। और कहाँ उत्पत्ति मानी जाती है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 11, वह न्यूनतम दूरी जहां से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं? आंख की दूरी बिंदु, सामान्य नेत्र बिंदु, आंख का निकट बिंदु, या फिर आंख का प्रकाश बिंदु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंख का निकट बिंदु। यानी कि जो आंख होती है किसी भी वस्तु को बिना किसी कठिनाई के यानी बिना किसी खिंचाव के वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, तो इसको बोलते हैं आंख का निकट बिंदु।
या फिर इसी को बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी। कितना? न्यूनतम दूरी इसी को कहा जा सकता है। और ये न्यूनतम दूरी की सीमा कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक आंख का निकट बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दिल्ली या फिर पुडुचेरी? तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पूछा गया है? सर्वाधिक था। लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो पुडुचेरी है, इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात था। इसमें कितना लिंगानुपात था? इसमें था 1038। कितना? 1038, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक जो था वो था केरल। कौन सा था? केरल। केरल में क्या था? 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं थी। और सबसे कम किस राज्य में था? सबसे कम राज्य था हरियाणा। कौन सा? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है 13, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 148 में, या फिर अनुच्छेद 280 में, या अनुच्छेद 234 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का कार्य होता है संघ एवं राज्यों के बीच में जो कर होते हैं उनका आवंटन करना, उनका वितरण करने के लिए, उसको परामर्श देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद 280 में बताया गया है। अगला प्रश्न है 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? यानी कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनके क्षेत्र के आधार पर, उनके स्थिति के आधार पर। तो ये किस भाग में बताया गया है? अनुच्छेद जो भाग 16 है, भाग 19 में, या फिर भाग 21 में, या भाग 20 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो भाग 21 है, इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है उन राज्यों को। और ये किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 369 से लेके 392। आर्टिकल 371 में, आर्टिकल 371 में भारत के जो पूर्वोत्तर के 6 राज्य, पूर्वोत्तर के जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी कितने? 6 राज्य और 5 राज्य। इन 5 राज्यों, 6 और 5, 11 राज्यों का बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? सूरजमुखी से, कपास से, धान से, या फिर जूट से? तो जो गोल्डन फाइबर कहा जाता है वो जूट को कहा जाता है। तो जूट से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16, गोलाकार दर्पणों और लेंसों से निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? न्यू कार्टेशियन संकेत, न्यू आइंस्टाइन संकेत, न्यू न्यूटन संकेत, या फिर न्यू हाइजीन संकेत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू कार्टेशियन संकेत का प्रयोग किया जाता है गोलाकार दर्पणों और लेंसों में। तो ये दोस्तों न्यू कार्टेशियन जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जो गोलाकार दर्पण होते हैं उनके ध्रुव से लेकर मुख्य अक्ष की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर एक सभी में एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? जैसे कि मान लीजिए गोलीय दर्पण है, वहां पर मुख्य अक्ष यानी कि जो ध्रुव से लेके मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो भी सभी चिन्ह माने जाएंगे वो ऋणात्मक माने जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है न्यू आर्टेशियन संकेत। क्या बोलते हैं? न्यू आर्टेशियन संकेत इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17,
राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में या फिर अनुच्छेद 12 में? तो जो राज्य की परिभाषा है ये किस अनुच्छेद में इसको बताया गया है, परिभाषित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, और सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेके जो 35 है जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो अनुच्छेद 12 है इसमें सबसे पहले राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18, निम्न में से किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है? सोडियम ऑक्साइड को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है? ओम मीटर, फैराडे मीटर, वोल्टेज मीटर या फिर हेनरी मीटर? तो जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ओम मीटर को। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा यदि जो विद्युत का प्रवाह होता है कितनी दृढ़ता से प्रतिरोध किया जाता है, उसका उस प्रवाह का कितनी दृढ़ता से प्रतिरोध किया जाता है, इसी को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न है 20, वे कंपनियां जो SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं को आरंभिक के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है? तो कितने समय के लिए छूट मिलती है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो दोस्तों वे कंपनियां जो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है तो उनको आरंभिक समय में कितने समय के लिए जो अदायगी है टैक्स से छूट मिलती है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष से उनको 100% छूट मिलती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर उत्पादन इकाइयां स्थापित करते हैं तो। और ये किस आयकर अधिनियम में बताया गया है? आयकर अधिनियम की जो धारा है, आयकर अधिनियम की जो धारा है 10A में बताया गया है कि 100% इसमें छूट मिलेगी जो प्रथम 5 वर्ष होंगे उनमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? महात्मा गांधी के द्वारा, अनु बंदोपाध्याय के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा? तो जो बहुरूपी गांधी है ये अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक प्राप्त किया यानी कि जीता? घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, गोला फेंक में या फिर निशानेबाजी में? तो इसका सही आंसर होगा गोला फेंक में यानी कि शॉर्ट पुट में। किसमें? शॉर्ट पुट में दीपा मलिक ने 2016 जो कि रियो ओलंपिक यानी कि रियो ब्राजील में ये ओलंपिक आयोजित हुए थे, इसमें दीपा मलिक के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था, वो भी गोला फेंक में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के जो अध्यक्ष की हटाया जा सकता है, यानी कि हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका
बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए है वो इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, उदयगिरी गुफा के हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक ने सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? किस शासक के बारे में ये जानकारी देता है? राजा खारवेल, देवराय द्वितीय, हरिहर या फिर राजा राज चोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो उदयगिरी गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख हैं यानी हाथी गुफा शिलालेख हैं, ये किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो राजा खारवेल के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में जानकारी देता है। और इसका निर्माण भी राजा खारवेल यानी जो कलिंग के शासक थे, कहाँ के शासक थे? ये कलिंग के शासक थे, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, हाथी गुम्फा अभिलेख का, हाथी गुम्फा शिलालेख का। और ये हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ओडिशा। ओडिशा के कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर ओडिशा में ये स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, और उदयगिरी गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न है 25, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? असम में, हरियाणा में, ओडिशा में या फिर पंजाब में? तो जो हरिके झील है ये स्थित है पंजाब में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कहाँ स्थित है हरिके झील? पंजाब। पंजाब के भी कहाँ? फिरोजपुर में। पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है हरिके झील। दोस्तों हरिके झील का एक और नाम है हरिके पट्टन। इसी को क्या कहा जाता है? हरिके पट्टन। हरिके पट्टन भी इसका नाम है हरिके झील का। अगला प्रश्न है 26, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1600 में, 1885 में, 1764 में या फिर 1857 में? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया गया था। और दूसरी तरफ थे कौन थे? बंगाल के शासक। बंगाल के शासक मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। इसी के साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एक थे मुगल शासक। मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम इसमें द्वितीय। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जो कि इसमें ब्रिटिश लोग इसमें जीत चुके थे। और ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इनके बीच में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि इनके बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, वाघा जतिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है, बहादुर शाह को, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को या फिर बंदा सिंह को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को वाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। और इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1906 ईस्वी में लगातार 3 घंटों तक बंगाल टाइगर से इन्होंने युद्ध लड़ा, यानी कि लड़ाई लड़ी, और उसमें इन्होंने उस बंगाल टाइगर को मार डाला। जब से इनको वाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में या 6ठी अनुसूची में, 8वीं या फिर 15वीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, यानी किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5वीं अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। तो इसमें 5वीं अनुसूची में किस किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें असम, कौन कौन सा राज्य है? असम, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय।
मिजोरम और मेघालय, इन सभी राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं अनुसूची नंबर 5 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय की मांसपेशी के द्वारा, या फिर आंत की मांसपेशी के द्वारा, या फिर दावियक की मांसपेशी, या आहार नाल की मांसपेशी। तो इसका सही आंसर होगा जो दावियक की मांसपेशियां हैं उनके द्वारा भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली जो क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो सभी दावियक की मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसके गुणवत्ता मानों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? अलंकृत नामांकन, ओके के प्रमाणित करना, भारतीय मानक संस्थान, या फिर मेक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है जो भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये ISI का अगर उसके ऊपर एक मार्क यानी कि लोगो लगा हुआ है तो इसका क्या होता है, इसकी जो गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित होती है, यानी कि जो उत्पाद होता है उसका जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके लिए ये ISI इस पे जो लोगो लगाया जाता है यानी भारतीय मानक संस्थान के द्वारा ये प्रमाणीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31, हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो किस भूभाग की ये विशेषता है? हिमनदीय स्थलाकृतियों की, प्रवाहित जल स्थलाकृति, कार्स्ट स्थलाकृति, या फिर मरुस्थलीय स्थलाकृति। तो इसका सही आंसर होगा ये विशेषता होती है हिमनदीय स्थलाकृतियों की, यानी जो हिमनदों के कटाव के कारण जो बनने वाली संरचना होती है वो होती है हिमनदीय स्थलाकृतियां, उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो कौन है? अश्विनी पोनप्पा है, साक्षी मलिक है, मैरी कॉम है, या फिर हिमा दास है। तो इसका सही आंसर होगा जो अश्विनी पोनप्पा है, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों हिमा दास कौन है? एक एथलेटिक्स है, मैरी कॉम एक बॉक्सर है, और साक्षी मलिक एक रेसलर हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित कौन सा उपकरण है? शटलकॉक, बैट, रैकेट, या फिर बारबेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी जो बारबेल होती है वो भारोत्तोलन से संबंधित होती है, वेट लिफ्टिंग से, जबकि बैट क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, रैकेट बैडमिंटन में, और शटल कॉक जो होती है ये भी बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है 34, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी? भारतीय परिषद 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या फिर पिट का इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसका एक और नाम है, इसी को कहा जाता है जो मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की जो अवधारणा भी दी गई थी वो इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या किया गया था, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू कर दी गई थी। और ये क्या था, ये किसके द्वारा आया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। किसके द्वारा आया था? जो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है 35,
भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत करना? व्यक्ति को क्या करना? प्रस्तुत करना। ये किसका शाब्दिक अर्थ है? परमादेश का है, परमादेश का है, या अधिकार प्रक्षा का है, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, या फिर उपचारात्मक याचिका का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एक कानूनी आज्ञा पत्र है, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ये सभी जो आज्ञा पत्र हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट इन सभी को कब लागू करता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 के द्वारा ये सभी आज्ञा पत्र लागू किए जाते हैं। अधिकार प्रक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है और परमादेश है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई जाने वाली रिट है। अगला प्रश्न है 36। 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवकाएं दी? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा सोमदेव बर्मन के द्वारा ये दी गई थी। अगला प्रश्न है 37। निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? थोरियम, टंगस्टन, बेरिलियम या फिर यूरेनियम? तो इसमें पूछा गया है एक परमाणविक खनिज नहीं है। तो दोस्तों थोरियम है, बेरिलियम, यूरेनियम ये सभी एक परमाणविक खनिज हैं, लेकिन टंगस्टन एक परमाणविक खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों टंगस्टन को ही वोल्फ्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्फ्राम बोला जाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है W। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 74। किसका? टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मद्रास में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या फिर कलकत्ता में? तो वेलेजली के द्वारा जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी ये कोलकाता में की गई थी, यानी कलकत्ता में की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया था? जो कि सिविल सेवक थे, यानी सिविल सेवकों के जो उम्मीदवार थे, यानी कि जो तैयारी करने वाले थे, उनके लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। अगला प्रश्न है 39। भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू राज्य है या फिर पुलिस राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत जो है किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी पक्ष की साइड नहीं लेगा किसी भी धर्म की। तो इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत एक। अगला प्रश्न है 40। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT कहा जाता है इसको, इसका जो मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और इसकी स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 41। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? हरमट्टन, मिस्ट्रल, सांता कार्ना, विलिजार्ड? तो इसका सही आंसर है जो हरमट्टन है, ये एक गर्म स्थानीय पवन है। कैसी है? ये एक गर्म स्थानीय पवन है और ये सहारा रेगिस्तान से, कहां से? जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका, वहां से अफ्रीका के गिनी, कहां पर? अफ्रीका के गिनी की तरफ ये जो बढ़ती है। कहां से इसका जो उत्पत्ति होती है? वो सहारा रेगिस्तान से इसकी उत्पत्ति होती है, हरमट्टन स्थानीय पवन की। अगला प्रश्न है 42। असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है?
सुंदरबन, नोकरेक, मानस या फिर नंदा देवी। तो जो असम में एक जैव मंडल स्थित है, संरक्षित जैव मंडल, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 मानस जैन, जो मानस संरक्षित जैव मंडल है। और दोस्तों सुंदरबन ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोकरेक है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। और नंदा देवी है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। तो असम में है मानस। अगला प्रश्न है 43, भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? अमेरिकियों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, या फिर जापानियों के द्वारा, या फिर डचों के द्वारा? तो जो भारत में क्रिकेट लाया गया था ये ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और ब्रिटिशों के द्वारा 1721 ईस्वी में ये पहली बार खेला गया था, इसलिए ब्रिटिशों के द्वारा भारत में लाया गया था क्रिकेट। और दोस्तों 1848 ईस्वी में पारसी समुदाय के द्वारा पहला एक क्रिकेट क्लब बनाया गया था, जिसका नाम था बॉम्बे क्रिकेट क्लब। जिसका क्या नाम था? बॉम्बे क्रिकेट क्लब। ये सबसे पहले 1848 में भारत में बनने वाला पहला क्रिकेट क्लब था, बॉम्बे क्रिकेट क्लब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, हिमनदों के अपर्दन और निर्मित आकृति। अपर्दन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। सर्क, वर्च, इंसेलवर्ग या फिर स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट। तो जो हिमनदों के अपर्दन से जो बनी आकृतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सर्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसी को सर्क या फिर कौरी कहा जाता है। जो क्या होता है? जो हिमनद होते हैं उनके अपर्दन के द्वारा बनी हुई आकृतियां होती हैं उनको सर्क या फिर कौरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 45, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, असम से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो प्रसिद्ध जो चिकनकारी कढ़ाई है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के भी राजधानी जो लखनऊ है वहां से ये कढ़ाई मानी जाती है। यानी कि प्रसिद्ध चिकनकारी का कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ, मद्रास, सूरत या फिर बॉम्बे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। और दोस्तों इसका जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कौन सा? लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इसमें विलय कर दिया गया था 1916 में लखनऊ समझौते में। अगला प्रश्न है 47, वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एक संयोजी बंध यानी कि एक बॉन्ड होता है? उनको क्या कहते हैं? उनको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, असंतृप्त यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक या फिर संतृप्त यौगिक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है संतृप्त यौगिक, जिनके बीच में केवल एकल यानी सिंगल बॉन्ड होता है, तो उनको कहते हैं संतृप्त यौगिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या फिर राधा कांत देव के द्वारा? तो इसका सही आंसर है जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा 1932 ईस्वी में पुणे, कहां पर? पुणे की, जब ये यरबदा जेल में थे, पुणे की यरबदा जेल से हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। और इसका जो
लक्ष्य था, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो दलित वर्गों का उत्थान करना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 49, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? विश्व बैंक का लक्ष्य है, विश्व व्यापार संगठन का, WTO, या फिर सामुदायिक संगठन CO, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो जो भारत अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसको सुगम बनाना ये लक्ष्य है विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है विश्व व्यापार संगठन का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? अमलक कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, या फिर मंडप, या फिर वाहन। तो जो भक्तों के लिए पूजा के लिए जो बरामदे या फिर हॉल बनाए जाते हैं उनको मंडप कहा जाता है हिंदू मंदिरों में। उसको क्या कहा जाता है? उनको मंडप कहा जाता है। और जो प्रवेश होता है, जो प्रवेश द्वार होता है उसको बोलते हैं गोपुरम। उसको क्या बोलते हैं? गोपुरम उसको कहा जाता है। तो 50 प्रश्न तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा तक मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को शानदार बनाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरे 120 प्रश्न दिए हुए हैं और आंसर शीट भी दी गई है। तो वहां से आप इसका पूरा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।